हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्रोमेटोग्राफी क्या है और ये किसने इजाद वगैरह की, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है इट वाज इन्वेंटेड बाय ए बॉटनिस्ट। एक बॉटनी का एक प्रोफेसर था, साइंटिस्ट था, जिसने ये इन्वेंट किया। उसका नाम था एम स्वेट, TSWETT, और 1906 में इसने ये डिस्कवर की। तो एक्चुअली जो क्रोमेटोग्राफी है ना, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका लिटरल मीनिंग आता है क्रोमो ये ग्रीक वर्ड है, कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग, या अगर मैं लिखूँ क्रोमेटोग्राम तो तब हम इसको बोलेंगे, ग्राम का मतलब रहता है बैंड, यानी कलर्ड बैंड, या कलर ड्राइंग बोल सकते हैं इसको आप। एक्चुअली ऐसा क्यों बोलते हो, उसने ये जो है ना, ये क्रोमेटोग्राफी वर्ड ये इसी ने दिया था नाम, स्वेट ने। वो एक्चुअली काम क्या कर रहा था, उसने पत्तों का जो रस है वो ऐसे लिया और उसको चॉक पाउडर के थ्रू पास किया। मान लीजिए एक कॉलम लिया इसने, ऐसा एक ट्यूब लिया, इसमें चॉक पाउडर भर दिया। चॉक पाउडर भरने के बाद में क्या किया उसने इसके ऊपर ऐसा रस डाल दिया। किसका रस डाल दिया? ये प्लांट्स का जो सैप है, ग्रीन कलर्ड सैप, वो डाल दिया। वो डालने के बाद में जब वो उसने ऊपर से इसको सॉल्वेंट डाला तो उसने देखा कि यहाँ पे ये है, ये चॉक का जो कॉलम है, इसमें ऐसे बैंड्स बन रहे हैं, कलर्ड बैंड्स, डिफरेंट कलर के बैंड्स मिल गए इसको। मान लीजिए एक बैंड ऐसा मिला, दूसरा ऐसा मिला, तीसरा इसको मान लीजिए कोई और कलर का मिला, जैसे ये ग्रीन कलर का मिल गया। समझ में आया? इसी तरह से उसको एक और बैंड मान लीजिए ये कलर का मिल गया। तो ये जो डिफरेंट कलर के इसको बैंड्स मिल गए ना, इसके ऊपर इसने नाम दिया इसको क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये समझेंगे हम ये क्रोमेटोग्राफी क्या है। मैंने सिर्फ आपको अभी तक बताया इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसको हम क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं क्रोमेटोग्राफी की, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब इसमें अपना जो सैंपल है, केमिकल जो है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी वो ख़राब नहीं होता है। इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थ्रू इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस। मैं ये समझा दूंगा पूरा। इसका मतलब ये होता है कि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जिससे हम एक मिक्सचर को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे? थ्रू इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस, यानी दो फेजेस के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मैं समझा दूंगा आराम से, पहले आप ये डेफिनेशन याद रखो। मिक्सचर को मैंने यहाँ पे लिखा है और एक नाम एनालाइट। एनालाइट का मतलब रहता है वो सैंपल, वो मिक्सचर जिसे हमें सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट क्यों करना है? मान लीजिए हमारे पास में दो केमिकल्स हैं, एक ड्रग है और दूसरा पॉइजन है। ये मिक्सचर हुआ है इनका, एक का नाम है ए, दूसरा है बी। इनका मिक्सचर है, इनको हमें अलग करना है। तो आप ऐसे कैसे अलग करेंगे? आप अगर ये क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे ना, तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से आप इसको ए को अलग कर सकते हैं, बी को अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद में आप इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं, ये है क्या और ये क्या है। समझ में आया? ये जो सेपरेशन होती है ना यहाँ पे, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस, यानी दो फेजेस के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप कूल माइंड से पहले सुनो इसको, उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको ये है क्या। देखो, मान लीजिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। हमारे पास में एक ये है सैंपल। इस सैंपल में हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, यानी एक मिक्सचर है जिसमें 5 केमिकल्स मिक्स हुए हैं। लेकिन हमें ये केमिकल जो है ना, ये चाहिए, हमें ए चाहिए अलग, बी चाहिए, सी, डी, ई, ये अलग अलग चाहिए, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं। इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। ठीक है, इससे सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद में हमें ए अलग मिलेगा, बी अलग मिलेगा, सी अलग मिलेगा, डी अलग मिलेगा, ई अलग मिलेगा। ठीक है, अब
ये तो मिल गया। अब हमें कैसे मालूम कि ये ए है, बी है, सी है? इसको हम अलग एनालिसिस करते हैं, जैसे NMR करते हैं, मास वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस के लिए जो मैंने सैंपल को सेपरेट किया, इसी सैंपल को हम बोलते हैं एनालाइट। क्या बोलते हैं? एनालाइट। एनालाइट का मतलब वो मिक्सचर या वो सैंपल जिसे हम क्रोमेटोग्राफी से अलग अलग कंपोनेंट्स में, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में अलग अलग करते हैं। समझ में आया ना? सेपरेट करते हैं। ठीक, समझ में आया? तो क्रोमेटोग्राफी का ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि क्रोमेटोग्राफी काम कैसे करता है, वो मैं समझा दूंगा आपको। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये पेपर का एक टुकड़ा है। मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये है पेपर का एक टुकड़ा, इतना टुकड़ा मैंने लिया पेपर का। ठीक, इसके ऊपर मैंने ऐसे इंक का डॉट डाल दिया, इंक, और यहाँ पे दूसरे इंक का भी डॉट डाल दिया। पहले इसमें एक इंक था, अब इसमें 2 इंक्स आ गई है ना। अब इसके ऊपर मैं और एक इंक का दाग इसमें रखता हूँ यहाँ पे, या मैं ऐसे बोलूँगा। अब इसमें कितने इंक्स हैं? अब इसमें 2-3 इंक्स हैं, है ना। ये अकेला जो स्पॉट है, इस स्पॉट जो नहीं है, इसमें एक इंक नहीं, इसमें 2-3 इंक्स। ये सुनना आप, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यह आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये पेपर लिया, ये भी ड्राई है। इस पेपर को अगर आप ऐसे डिप करोगे पानी में, यहाँ तक पानी में डिप करोगे, तो मालूम है क्या होगा? ये पानी जो है ना, धीरे 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 इसमें से राइज करेगा, क्योंकि पेपर पोरस रहता है। ये पोरस है, पोरस मटेरियल। ये इसमें से राइज होगा, ये पानी राइज जो जब ये होगा ना, तो ये इस इंक को भी अपने साथ में लेके जाएगा। क्लियर? तो ये इंक भी ऊपर जाएगा इसके साथ में, ये बह जाएगा इस पानी के साथ में, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा ना इन पोर्स के थ्रू, तो ये इंक को भी ले जाएगा। अब ये इंक में मान लीजिए 3 इंक है। एक का नाम था इंक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। 3 इंक। क्या ये तीनों इंक एक ही लेवल पे जाएंगे, एक साथ जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे एक साथ? क्योंकि इसमें इन 3 इंक्स में से जो इंक पेपर के साथ ज़्यादा चिपकेगी, यानी एड्जॉर्ब होगी, वो पीछे रह जाएगी, और जो इसके साथ पेपर के साथ चिपकेगी नहीं, यानी जो फ्री होगी, उसको पानी इजीली अपने साथ बहा ले जाएगा। क्लियर? या मैं सिंपल सी एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक स्लाइड है, इस स्लाइड पे ए, बी और सी है। मान लीजिए इसमें से बी चिपक जाता है, ज़्यादा चिपकता है, सी थोड़ा बहुत चिपकता है इस स्लाइड के साथ में, और ए बिल्कुल भी नहीं चिपकता। अगर मैं इसके ऊपर पानी बहा ले जाऊँ, यानी पानी बहाऊँ, तो क्या होगा? सबसे पहले ए दूर जाएगा, क्योंकि ये चिपकता नहीं है। उसके बाद में सी आएगा, ठीक। उसके बाद में बी पीछे रह जाएगा। समझ में आया? ए सबसे दूर क्यों गया? ए इधर क्यों गया? क्योंकि ये चिपकता नहीं है, पानी इसको इजीली यहाँ बहा ले जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सी को बहा के लेके गया, लेकिन सी ए के पीछे होगा। क्यों? क्योंकि सी थोड़ा बहुत चिपकता है। अब मैं अगर बी की बात करूं, बी तो बिल्कुल चिपका हुआ है ना। और बी को यानी ये स्लाइड छोड़ेगा नहीं, या ये बी स्लाइड को छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसमें हमें ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा पानी को, ताकि ये बह जाए यहाँ तक। ठीक है? तो ये है एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक, इस तरह ये काम करता है। समझ में आया? तो अब ये जो ना, पहले ये साथ साथ थे, अब ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गई। वैसे ही यहाँ पे भी हो गया। इसकी मैं और एक भी एग्जांपल बताता हूँ, अब टेंशन मत ले लो। अब ये जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन 2 चीज़ों के बीच में हुई, और ये सेपरेशन किस किस के बीच में हुई? एक पोरस मटेरियल यानी पेपर, और दूसरा पानी, यानी 2 चीज़ें लगी। या मैं बोलूँगा यहाँ पे हमने 2 फेज़ यूज़ किए। एक फेज़ था पेपर, जिसको मैं बोलूँगा रुका हुआ फेज़, इसको मैं बोलूँगा स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ फेज़। और दूसरा जो फेज़ है, दूसरा फेज़ है वाटर, यानी लिक्विड फेज़, जो बह रहा है। ठीक है? जो बह रहा है, जो चल रहा है, इसको मैं बोलूँगा ये मोबाइल फेज़ है, मोबाइल फेज़। समझ में आया? अब इन 2 फेजेस के बीच में यहाँ पे झगड़ा होता है, और इसके बेसिस पे सेपरेशन होती है।
ये जो कंपोनेंट्स है ना इस मिक्सचर के, ये जिस फेज़ के साथ में पसंद करेंगे रहना, ये उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर ये पानी के साथ में ज़्यादा पसंद करेंगे तो ये ज़्यादा बहेंगे, पानी के साथ में बहेंगे। अगर ये पेपर को ज़्यादा पसंद करेंगे तो ये यहाँ पे पेपर के ऊपर ही रुक जाएंगे। यानी जो पेपर को पसंद करता है वो पीछे रह जाता है, और जो पानी को पसंद करता है वो आगे निकल जाता है। क्लियर, समझ में आया ना? अब ये जो दो फेजेज है आपको समझ में आया। एक फेज़ है जो बह रहा है फेज़, यानी जो मोबाइल फेज़ है। दूसरा जो रुका हुआ फेज़ है उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी फेज़। क्लियर, अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आगे इसको फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम और एक एग्जांपल लेंगे। ये मान लो एक ट्यूब लेंगे हम, ट्यूब, इस तरह का एक ट्यूब। मेरी बात गौर से सुनना। ये ट्यूब है एक, ठीक है, गिलास ट्यूब लिया मैंने। इस ट्यूब को कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। समझ में आया? ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं आपको, तो ये समझ में आ जाएगा आपको इजीली क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो, इस कॉलम को हम पहले यहाँ पे कॉटन लगा देंगे, थोड़ा सा कॉटन लगा दिया मैंने। कॉटन, कॉटन के ऊपर मैंने इसमें चौक भर दिया। चौक समझता है ना, जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, चौक, वाइट चौक, वो भर दिया। ठीक है, यहाँ तक भर दिया मैंने इसमें चौक। तो ये हो गया फिल, कर दिया इसको पैक। समझ में आया? अब पैक करने के बाद में मैं बताता हूँ इसको क्या करेंगे। इसमें मान लीजिए हम लेंगे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या लेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। चलो मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको बताता हूँ कौन सी सब्सटेंस लेंगे। मैं लूँगा एक लिपिड। लिपिड, लिपिड जो है ना ये लेस पोलर रहती है, या मैं बोलूँगा ये नॉन पोलर है। और लूँगा एक प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन पोलर है, राइट? तो देखो क्या करते हैं हम। ये मैंने लिया यहाँ पे, ये मैंने मिक्सचर लिया यहाँ पे मिक्सचर डाल दिया मैंने। किसका मिक्सचर डाला मैंने? प्रोटीन प्लस लिपिड का मिक्सचर। क्लियर? अब ये जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी पोलर है। यानी ये जो चौक भरा ना इसमें हमने, ये पोलर है। समझ में आया? तो पोलर लाइक्स पोलर। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन चौक को पसंद करेगा, जबकि लिपिड उतना पसंद नहीं करेगा चौक को। समझ में आया? ये हमने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? ये डालने के बाद में हमने क्या किया, हम ऊपर से इसमें डालेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या डालेंगे? यानी लिक्विड डालेंगे। कौन सा लिक्विड? या तो हेक्सेन डालेंगे, हेक्सेन, और टॉल्वीन। टॉल्वीन और हेक्सेन और टॉल्वीन दोनों नॉन पोलर हैं। क्या है ये? नॉन पोलर। समझ में आया? क्लियर? ये दोनों नॉन पोलर है। अब देखो, ये जो लिपिड और प्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन में प्रोटीन इस चौक में ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। क्या होगा? ये ज़्यादा एडजॉर्ब, यानी बंद हो जाएगा, जबकि लिपिड उतना ज़्यादा एडजॉर्ब नहीं होगा। जब हम इसके ऊपर से सॉल्वेंट डालेंगे ना, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, और लिपिड भी नॉन पोलर। नॉन पोलर के साथ में जाना चाहेगा, जबकि पोलर के साथ में जाएगा। जब हम ये सॉल्वेंट इसमें यहाँ पे ऐसे फ्लो कराएंगे ना, ये सॉल्वेंट यहाँ से निकलेगा और साथ में इनको भी नीचे बहा के लेके आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अगर मेरे पास में लिपिड और प्रोटीन है, प्रोटीन, तो बताओ नीचे कौन आएगा जल्दी? ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, लिपिड भी नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर के साथ में जाएगा, लिपिड नीचे आएगा, जल्दी आएगा। ठीक, और प्रोटीन जो है वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। क्लियर? पहले ये मिक्सचर था, अब हमने इसको सेपरेट कर दिया। क्लियर? प्रोटीन रह गया पीछे, लिपिड आ गया नीचे। ये जो है ना, ये जो टेक्निक है, यानी सॉल्वेंट डालने से इनको बाहर निकालना, सेपरेट करना, इसको बोलते हैं हम इल्यूजन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। ठीक, और ये जो नीचे आ गया, ये सॉल्वेंट प्लस लिपिड, इसको बोलते हैं हम इल्यूटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इल्यूटेड सब्सटेंस।
क्लियर। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्टेशनरी फेज, तो आप क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज यहाँ पे है चौक, क्योंकि ये रुका हुआ है। और मोबाइल फेज क्या है? यानी बह कौन रहा है? बह रहा है यहाँ पे टॉलवीन या हेक्सेन, राइट? समझ में आया? और टॉलवीन क्या है? ये नॉन पोलर है। ये किसको पसंद करेगा? नॉन पोलर को, यानी इसके साथ में लिपिड जाएगा। और ये किसको पसंद करेगा? ये पसंद करेगा प्रोटीन को। समझ में आया? यानी इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, झगड़ा। समझ में आया ना? जिसे हम इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन दोनों के बीच में। चौक के साथ में प्रोटीन पसंद करेगा रहना और टॉलवीन के साथ में पसंद करेगा लिपिड जाना। इसलिए लिपिड जल्दी नीचे आ जाएगा, टॉलवीन के साथ साथ आ जाएगा वो बाहर, जबकि प्रोटीन पीछे रह जाएगा। इतना तो समझ में आ गया ना? ये हो गई सेपरेशन। किसकी वजह से सेपरेशन हो गई? यहाँ पे एड्जॉर्प्शन डिफरेंस की वजह से। समझ में आया? यानी एक चीज़ एड्जॉर्ब हुई, दूसरी एड्जॉर्ब नहीं हुई। क्लियर? समझ में आया ना? अगर ये याद रखना, जब भी स्टेशनरी फेज पोलर हो, स्टेशनरी फेज पोलर हो, पोलर, और मोबाइल फेज नॉन पोलर हो, तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर उल्टा हो, उल्टा मतलब यानी इफ इट इज रिवर्स, यानी स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज अगर ये नॉन पोलर हो, क्या हो ये? नॉन पोलर, और मोबाइल फेज हो पोलर, मोबाइल फेज क्या हो? पोलर। तो इस कंडीशन में इस क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं हम, देखो स्टेशनरी फेज अगर नॉन पोलर है और मोबाइल फेज पोलर है, यानी उल्टा, इसको हम कहते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको, ये तो होगा एक, यानी एड्जॉर्प्शन डिफरेंस के बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं इनको। समझ में आया ना? यानी दो सैंपल्स को हम, दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। यह होगा एक। दूसरा जो है ना, वो है पार्टीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन। ठीक है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, या पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलूंगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। देखो, एक तो हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और दूसरा कर सकते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। समझ में आया? देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है? पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है दो लिक्विड्स के बीच में झगड़ा। अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच में कंपटीशन हो, उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, उसके बेसिस पे। अब अगर एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड के बीच में झगड़ा हो, तो हम उसको बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये मान लीजिए मैं आपको समझा दूँ पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या रहता है। देखो, ये मेरे पास में एक कॉलम है, या मैं एक प्लेट लेता हूँ, या एक पेपर लेता हूँ, पेपर समझिए। देखो पेपर की बात करूँगा मैं, ठीक? अब पेपर में आपको मालूम है इसमें रहते हैं पोर्स, ये पोरस रहता है, ठीक है? स्टेशनरी फेज पोरस ही होना चाहिए, याद रखना। इसमें पोर्स रहते हैं। इसके ऊपर मैंने सपोज यहाँ पे आयोडीन डाल दिया। क्या डाल दिया? आयोडीन। ये याद रखना, यहाँ पे आयोडीन का I2 का स्पॉट डालो। आयोडीन क्या है? ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। समझ में आया ना? और इसको मैंने डिप किया वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म में। मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, इसको मैंने डिप किस में किया? वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म
मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुन लेना। वाटर जो है ना, वाटर पेपर को पसंद करता है क्योंकि पेपर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रहते हैं, यानी पेपर भी पोलर ही रहता है। तो वाटर भी पोलर है, वाटर पोलर है। क्लोरोफॉर्म जो है ना वो उतना ज़्यादा पोलर नहीं है जितना वाटर है। अब होगा क्या, देखो ये वाटर इनके पोर्स में चढ़ेगा और यहाँ पे बंद हो जाएगा, पोर्स में बंद होगा, ठीक है। और साथ में आयोडीन को भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, और साथ में ऊपर से क्लोरोफॉर्म भी चल रहा है। लेकिन क्लोरोफॉर्म पोर्स में बंद नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म ज़्यादा फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो पेपर और क्लोरोफॉर्म या सॉल्वेंट के बीच में नहीं है, बल्कि किस में है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। देखो पोर्स में वाटर फंस गया, ये जो रुका हुआ वाटर है ना, दीज वाटर पार्टिकल्स जो इन पोर्स में है, ये बनाएंगे स्टेशनरी फेज। क्या बनाएंगे? स्टेशनरी फेज। यानी सपोर्ट तो पेपर ही है, रुका हुआ तो पेपर ही है, लेकिन पेपर में क्या फंसा हुआ है? मॉइस्चर यानी वाटर, जो बनाता है स्टेशनरी फेज। ये याद रखना। और ऊपर से फ्लो होगा क्लोरोफॉर्म। क्या होगा? फ्लो क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कहलाएगा मोबाइल फेज, मोबाइल फेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस बार स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है? स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, मोबाइल फेज भी लिक्विड है। आयोडीन जो है ना, आयोडीन किसको पसंद करेगा? आयोडीन करेगा पसंद क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि आयोडीन भी नॉन पोलर है, क्लोरीन भी नॉन पोलर है। इसके बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होगी बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं स्टेशनरी फेज क्या है, तो आप बोलेंगे इस वक्त ये वाटर है, क्योंकि वाटर जो पेपर में फंसा हुआ है ना वही एक्ट करता है एज स्टेशनरी फेज, जबकि मोबाइल फेज है क्लोरोफॉर्म। सो व्हेन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन यानी व्हेन देयर इज कंपटीशन बिटवीन टू लिक्विड्स, तब हम इसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नहीं कहते, बल्कि कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। यानी यहाँ पे जो सेपरेशन होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लेंगे कुछ कॉमन टेक्निक्स जो हम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम देखेंगे मोबाइल फेज क्या रहता है और स्टेशनरी फेज क्या रहता है। क्लियर? देखो, दीज आर सम कॉमनली यूज्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। इसमें हम टेक्निक देखेंगे, बाद में देखेंगे उस टेक्निक में स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, और बेसिस ऑफ सेपरेशन क्या है ना, कौन से बेसिस पे सेपरेशन हो रही है। सबसे पहले लेंगे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैं लिखूंगा सिर्फ पेपर और CH मतलब क्रोमेटोग्राफी, ये याद रख लेना, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछूं मैं स्टेशनरी फेज क्या रहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जनरली आम तौर पर पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या रहता है? वो सॉलिड रहता है। क्या सॉलिड रहता है? सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज। मोबाइल फेज लेते हैं हम इसमें लिक्विड, यानी कोई सॉल्वेंट लेते हैं। अब अगर मैं पूछूं बेसिस ऑफ सेपरेशन क्या है, यहाँ पे बेसिस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे रहती है पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी जो पोलर होगा वो सेल्यूलोज में फंस जाएगा, यानी पीछे रह जाएगा। जो नॉन पोलर होगा वो सॉल्वेंट के साथ में बह जाएगा, निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। क्लियर? उसके बाद में रहता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसको बोलते हैं हम TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में? इसमें हम लेते हैं गिलास प्लेट, गिलास प्लेट के ऊपर हम या तो सिलिका या एलुमिना का पेस्ट लगाते हैं, पॉलिश करते हैं इसको, ठीक है। यानी यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट ही रहता है, स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, वेदर इट इज सिलिका SiO2 और Al2O3 यानी एलुमिना, इन दोनों में से कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसमें जो मोबाइल फेज रहेगा वो लिक्विड ही रहेगा, जिस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में रहता है। ये हम आगे बिल्कुल आराम से विस्तार से ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी जो बेसिस ऑफ सेपरेशन है ना वो है पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिलिका और एलुमिना पोलर रहते हैं, और हम लेते हैं यहाँ पे कोई लिक्विड यानी कोई सॉल्वेंट जो लेस पोलर रहता है या नॉन पोलर रहता है, इसके ऊपर से इसको बहा ले जाते हैं। अगर कंपाउंड पोलर होगा तो पीछे रह जाएगा, रुक जाएगा। अगर नॉन पोलर है तो लिक्विड के साथ में
आगे चला जाएगा। उसके बाद में रहता है लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मैं लिखूंगा ऐसे लिक्विड कॉलम CH, जो अभी मैंने दिखाया था आपको कॉलम। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम सपोर्ट जो है ना वो सॉलिड लेते हैं, चाहे चॉक लेंगे या सिलिका लेंगे, SiO2 लेंगे या Al2O3 लेंगे, यानी सॉलिड सपोर्ट ही लेते हैं। और मोबाइल फेज क्या लेते हैं, मोबाइल फेज भी लिक्विड रहता है, लिक्विड ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी पोलैरिटी के बेसिस पे ही सेपरेशन होती है। ये हो गया। इसके बाद में और एक चीज़ लेंगे, ये हमें अलग अलग बाद में ये डिस्कस भी करने, लेकिन फ़िलहाल ये समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। इसके बाद में लेंगे हम साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये मेरी बात समझ लेना। इसमें क्या करते हैं, साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसमें लेते हैं सॉलिड सपोर्ट। अब ये सॉलिड सपोर्ट क्या रहता है, ये रहता है माइक्रोपोरस बीड्स ऑफ सिलिका, यानी मैं बोलूँगा माइक्रोपोरस बीड्स ऑफ SiO2, यानी हम पोरस सिलिका लेते हैं, पोरस सिलिका जिसमें पोर साइज बड़ा हो, क्लियर, मतलब छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, माइक्रो पोर साइज लेते हैं। इसके ऊपर एक लिक्विड बहा के ले जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स साइज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं, समझ में आया ना। ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, बताऊँगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। होता क्या है, ये जो माइक्रोपोरस सिलिका है ना, इसमें छोटे मॉलिक्यूल फंस जाते हैं, पोर्स में फंस जाते हैं, ठीक है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाते हैं। जब हम इसके ऊपर लिक्विड डालते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल्स जो फंसते नहीं हैं वो बह जाते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं वो जल्दी बाहर नहीं निकलते। ये याद रखना, इसमें उल्टा होता है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ये हम बिल्कुल विस्तार से, यानी बिल्कुल फुर्सत से डिस्कस करेंगे। और एक जो क्रोमेटोग्राफी है उसको बोलते हैं हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें लेते हैं हम एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं। ये जो सॉलिड सपोर्ट रहता है ना, ये रहता है कोई रेजिन, यानी ये रहेगा कैटायोनिक और एनायोनिक रेजिन यानी पॉलीमर लेते हैं हम, ठीक है, समझ में आया। और इसके ऊपर मोबाइल फेज करते हैं यूज़ कोई लिक्विड, ठीक। अब अगर ये कैटायोनिक रहेगा ना, सपोज इसमें कैटायॉन्स है तो ये एनायॉन्स को ट्रैप करता है, अगर एनायोनिक रेजिन रहा तो वो कैटायॉन्स को ट्रैप करता है, यानी यहाँ पे आयन एक्सचेंज होता है, एक आयन के बदले में दूसरा आयन यहाँ पे मतलब निकल जाता है बाहर, ठीक। उसको बोलते हैं, मैं बोलूँगा आयन एक्सचेंज। ये भी हमें बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है, ये भी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। और एक जो टेक्निक है ना उसको बोलते हैं एफिनिटी बोलूँगा मैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते हैं हम सॉलिड सपोर्ट, चाहे अगर रोज लेंगे या फिर पोरस गिलास बीड्स, ठीक है, समझ में आया ना। मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर रोज और पोरस गिलास बीड्स, ठीक है। इनके ऊपर क्या रहता है, या तो इनके ऊपर एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स, या फिर इनके ऊपर एंटीबॉडीज रहते हैं, एंटीबॉडी, समझ में आया ना। और ये एंटीबॉडीज और एंजाइम्स का क्या काम रहता है, ये सिलेक्टिवली किसी मॉलिक्यूल को ट्रैप करते हैं, किसी मॉलिक्यूल के साथ में इनकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है, किसी के साथ कम रहती। इसके ऊपर लिक्विड ले जाओ, लिक्विड डालो इसके ऊपर, जिसकी एफिनिटी इनके साथ में ज़्यादा हो वो फंस जाता है, पीछे रह जाता है, जिसकी एफिनिटी कम हो वो लिक्विड के साथ में बह जाता है, कम, समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे जो टेक्निक है ना, यहाँ पे इमोबाइलाइजेशन हो जाती है, इमोबाइलाइजेशन या एफिनिटी मैं बोलूँगा, सो इट डिपेंड्स ऑन एफिनिटी या रिएक्शन। और एक टेक्निक जो है वो जो लास्ट वाली टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या लेते हैं हम, इसमें दो तरह के, इसमें सॉलिड भी सपोर्ट रह सकता है
और लिक्विड भी रह सकता है, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। सपोर्ट इन स्टेशनरी फेज जो रहेगा, रुका हुआ फेज, वो सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी। लेकिन जो मोबाइल फेज रहेगा यानी बह जाने वाला फेज, वो रहेगा गैस। क्या रहेगा? गैस। समझ में है ना? और ये यहाँ पे जो सेपरेशन होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। आगे हम और भी कुछ लेंगे, जैसे जेल एक्सक्लूजन वगैरह लेंगे, सभी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स लेंगे। तो इन इस क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए हमें कुछ और भी टर्म्स समझनी है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इतना समझ लो जितना मैंने आपको बताया, ये बेसिक्स था क्रोमेटोग्राफी का। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या रहता है, हम डिस्कस करेंगे अपना सिलेक्टिविटी फैक्टर डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राम क्या रहता है, रिटेंशन टाइम वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज इतना ही।